हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग डीबीटी के पीवाईक्यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जितने भी आए होंगे उसको डिस्कस करेंगे। देखो, पीवाईक्यू का मैंने कहा था बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और अगर पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो पीवाईक्यू मस्ट है, आप उसको ज़रूर लगाएंगे एग्जाम से पहले। सो हम उसी के बारे में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हर चीज़ आपकी क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखो, बीयर लैम्बर्ट लॉ पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड सवाल काफ़ी आए हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि सवाल सॉल्व करने से पहले अगर न्यूमेरिकल है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डेटा को लिख लेंगे एक जगह, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मिलीमोल सॉल्यूशन। एब्जॉर्बेंस पूछी है, मतलब ए पूछा है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस आपसे पूछी गई है, पूछा क्या है, बोला क्या है कि 1 मिलीमोल सॉल्यूशन है ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स हुज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इज 1000 पर मोल पर सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी, वो कितनी दे रखी है आपको मालूम है, 1 मिलीमोल दे रखी है, ठीक है। जो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1000 पर मोल पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। पाथ लेंथ मतलब एल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक, 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा गया, एब्जॉर्बेंस पूछा गया है। भाई बहुत सिंपल सा सवाल है कि जब भी हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं तो सबसे पहले एक काम करो कि जो भी डेटा है उसको, जैसे यहाँ पर देखो मोल में दे रखा है ना, तो आप इसको कंसंट्रेशन को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कर लोगे, 1 मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1 इंटू 10⁻³ होता है, 1 इंटू 10⁻³ इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.001, ठीक है, मोल। ये हो गया आपका मोल में कन्वर्जन। अब आप सीधे सीधे क्या निकालेंगे, एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। एब्जॉर्बेंस आपको सीधे सीधे मालूम है, उसका फॉर्मूला आपको क्या मालूम है, ECl इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन कितना दे रखा है, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट 1000 दे रखा है, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻³ मतलब 0.001 दे रखी है, और जो पाथ लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ से 3 0 है, ये 3 यहाँ से हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो एब्जॉर्बेंस कितना आ गया है आपका 1, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर आंसर। अगला सवाल है अगला सवाल क्या दे रखा है, देखो, यू आर मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। फॉलोइंग आर द एब्जॉर्बेंस वैल्यू दैट यू गॉट फॉर द स्टैंडर्ड एंड द टेस्ट सैंपल, डिटरमाइन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द टेस्ट सैंपल। इसमें भी सेम कंडीशन है, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है, एब्जॉर्बेंस दे रखा है। अब आपको देखो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, मतलब एक अननोन सैंपल है, अननोन स्टैंडर्ड है, उसको आपको निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। अब 3 देखो सैंपल दे रखे हैं ऑलरेडी, जो 4th सैंपल है उसमें से कंसंट्रेशन निकालनी है, आपको एब्जॉर्बेंस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेंगे यहाँ जो है ना, इसको हम मान लेंगे A1, इसको हम मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे A4। सेम कंडीशन इसको मान लेंगे C1, C2, C3 और C4 मान लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे आपको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला किस पे बेस लगने वाला है मालूम है आपको, वो यही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर कितने, देखो 1 2 3 और 4 दे रखे हैं, तो इसको हम मान लेंगे A1 A2 A3 A4 और कंसंट्रेशन को मान लेंगे C1 C2 C3 और C4। अब यहाँ पर हमको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट तो दे नहीं रखा है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। थोड़ा सा इसको इरेज करके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। हाँ, तो आ जाओ इस पे। ए कितना निकल आएगा आपका, ए निकल आएगा 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड के लिए प्लेस बच जाएगा। अगला देखो, यही वाला कि सबसे पहले मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, निकाल लो भाई। देखो कोई भी एक सैंपल ले लो, चाहे 3rd ले लो, चाहे 4th ले लो, चाहे 2nd ले लो, चाहे 1st ले लो, सबसे आंसर सेम ही निकलने वाला है। मान लेते हैं कि हमें मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट 3 से निकालना है, 3 स्टैंडर्ड से निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, Cl डाउनवर्ड चला जाएगा, A3/C
C3L, तो क्या निकालोगे A3/C3L। इससे जब आप निकालोगे तो A3 कितना दे रखा है, जरा ध्यान से देखो, A3 दे रखा है 0.24 और जो कंसंट्रेशन C3 दे रखी है कितनी दे रखी है 0.8, तो कैसे निकालोगे 0.240 और 0.8 इंटू L। तो इससे जब आप आंसर निकालोगे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का तो आपका निकल जाएगा 0.3/L। ठीक है, 0.3/L, ये L है याद रखना, 0.3/L ये आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकल जाएगा। सही है। अब अगले देखो, इसी में आपको अब कंसंट्रेशन निकालनी है तो सीधे सीधे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लेस मुझे लेना तो पड़ेगा, प्लेस तो जगह लेनी पड़ेगी, हाँ मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो एप्सिलॉन हमारा कितना निकला है, एप्सिलॉन हमारा निकला है 0.3/L निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन निकला है वो कितना निकला, 0.3, हाँ कितना निकला है 0.3/L निकला है, ये निकला है। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको दे रखी थी यहाँ पर क्या दे रखी थी, देखो कंसंट्रेशन निकालनी है और एब्जॉर्बेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.210। थर्ड अब एक से निकाला है, एक से निकालेंगे। ठीक है, थर्ड वाले से निकाल लेंगे, सॉरी फोर्थ जो कंसंट्रेशन दे रखी है फोर्थ वाले की निकालनी है यहाँ पर, और यहाँ पर ही अपना जो एब्जॉर्बेंस दे रखा है उसी को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ले लेते हैं सवाल अगला। जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो हम लेंगे किससे, A/ε, जो भी एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, बाई L। तो हम कैसे करेंगे एब्जॉर्बेंस जो हमको दे रखा है 0.210 दे रखा है। अब हमारे पास जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आया वो अभी कितना आया है, वो अभी हमारा आया है 0.3/L आया है, और L तो हमको दे ही रखा है, L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0.210/0.3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट करोगे आ जाएगा तुम्हारा 0.7 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया कौन, कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन आ गई कितनी आ गई 0.7 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, ये आ गई कंसंट्रेशन, खत्म। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 0.7 आ गया तुम्हारा 0.70 मिलीमोल, हाँ ये हो गया। तो सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, लीटर क्यों लगाया आपको मालूम चल गया ना, पर लीटर क्यों लगाया हमने। ठीक है, क्योंकि L तो हट जाएगा, तो जब L हट जाएगा तो हम यहाँ मिलीमोल ले लेंगे, ये बात याद रखना। हम पूरी यूनिट लेंगे तो हम मोल पर लीटर लेते हैं, लेकिन हमने अभी L हटा दिया है इसलिए इसमें मिलीमोल पर लीटर नहीं दिया है, ये बात याद रखना। बाकी यूनिट हमारी मिलीमोल पर लीटर ही होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखो अ स्टूडेंट मेड 0.15, बात फिर से वही है कि आपको सबसे पहले डेटा लिख लेना है। 0.15 मोल सॉल्यूशन दे रखा है, मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 0.3। जो एब्जॉर्बेंस दे रखी है, कंसंट्रेशन सबसे पहले जो कंसंट्रेशन दी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 0.15 मोल। ठीक है, अब इसमें जो एब्जॉर्बेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एब्जॉर्बेंस जो हमारी दे रखी है वो दे रखी है 0.3। ठीक, व्हेन यूजिंग अ क्यूबिट विद अ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो लेंथ दे रखी है पाथ लेंथ वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मेड बाय अ सेकंड स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट ने जो काम किया है वो ये किया है, सेकंड स्टूडेंट ने काम किया है गिव एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.45। तो एक काम करते हैं, इसको C1 ले लो, A1 ले लो, फिर ले लेंगे हम C2 जो ले रखा है। ठीक है, चाहे आप एक के साथ एक बार लिख दो। C2 जो दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन 2, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, एब्जॉर्बेंस 2। एब्जॉर्बेंस 2 कितना दे रखा है 0.45 दे रखा है। एट द सेम वेवलेंथ विच व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मेड बाय द सेकंड स्टूडेंट। ओके डन, कंसंट्रेशन पूछी है तो कंसंट्रेशन आपको सेकंड स्टूडेंट की निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सवाल पिछला वाला था ना, बिल्कुल सेम कंडीशन। हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला हमारा पास होता है A = ECL। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रट लो, बैठा लो, हमेशा यही लगेगा। अभी हमको क्या नहीं दे रखा है बोलो, हमको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है। हमने कहा था कि आपके पास पूरी चीज़ क्या दे रखी है, उसी से आप सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आप कोई भी एक कंसंट्रेशन ले लो और कोई भी एक एब्जॉर्बेंस ले लो। तो मान लेते हैं हमने फर्स्ट स्टूडेंट की ले ली है A1 और
Cl नीचे जाएगा तो C1 और ये L हो गया। A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा है 0.3 और जो C1 कितना दे रखा है वो दे रखा है 0.15 और ये पाथ लेंथ कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। एप्सिलॉन आपके पास 2 आ गया। अब कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, देखो कंसंट्रेशन सेकंड वाली हमको निकालनी है ना, सेकंड स्टूडेंट वाली, तो इजीली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे सीधे कंसंट्रेशन लगाते हैं तो A बाई एप्सिलॉन CL हो जाएगा। तो A बाई EL हो गया है। A बाई EL का फॉर्मूला लगाओ और सीधे सीधे आंसर निकालो 0.45 बाय एप्सिलॉन कितना निकला है, अभी 2 निकला है और ये 1, ठीक है। तो टोटल जो आंसर आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन का वो आ जाएगा 0.225 मोल, ठीक है। देख लो आंसर कौन सा है 0.225, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज, हाँ थर्ड ही है, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, which of the following method first ionize a protein before separation and detection, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा जब भी बोला जाए कि प्रोटीन आयनाइजेशन की बात जब भी हो रही है वो भी बिफोर सेपरेशन एंड डिटेक्शन, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने पढ़ा होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होती है उनके सीक्वेंसिंग करते हैं। मेथड जो 13 यूनिट है मेथड, उसमें आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाती है, ठीक है। टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब पढ़ाई जाती है। अगला है हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द मेथड यूटिलाइज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब 3D स्ट्रक्चर पूछा है। 3D स्ट्रक्चर के लिए देखो मैंने अब ये भी बताया कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है वो 3D स्ट्रक्चर होती है और कौन सी 2D स्ट्रक्चर बताती है। तो आपको मैंने CD स्पेक्ट्रोस्कोपी बताई थी, सर्कुलर डाइक्रोसोम, ये 2D बताती है केवल, ठीक है, बाकी लगभग 3D बताती हैं। तो इसमें देखो एक दे रखी है, ये सायरो नहीं है, क्रायो होगा, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ये भी बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए होता है। और ये भी याद रखना है, ये विदाउट, ये जो है ना, ये जो क्रायो वाला है ना माइक्रोस्कोपी, ये विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन किए बिना ही काम होता है इसमें, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब ये होता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये भी बिल्कुल है, 3D स्ट्रक्चर देता है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये भी होता है। ऑल द गिवन ऑप्शन, तो फिर आंसर यही हो गया हमारा, फिर तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल फिफ्थ, अच्छा ठीक है, 6th क्वेश्चन। अगला सवाल है, द लोकेशन ऑफ द प्रोटीन इन द सेल कैन बी स्टडीड यूजिंग, अच्छा प्रोटीन की लोकेशन पता करनी है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें प्रोटीन की लोकेशन पता चल जाती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये 3D स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये आपको लोकेशन बता दे, तो ये आंसर इसका नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी आप इसकी लोकेशन नहीं पता लगा सकते, आप इंटरेक्शन पता लगा सकते हैं केवल। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, याद रहे जब भी हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हम जो भी फ्लोरेसेंट होता है, जो भी फ्लोरेसेंट डाई होती है, लाइक ग्रीन हो गया, रेड हो गया, तो ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। और जिस जगह पे वो, जहाँ पर ज़्यादा फ्लोरेसेंस दिखता है, जहाँ पर ज़्यादा हमें इल्यूमिनेसेंस हो रहा है या ज़्यादा चमक रहा है, हम समझ जाएंगे कि यहीं पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहीं पर प्रोटीन है, तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। NMR से हम पता लगा नहीं सकते, ठीक है। फिफ्थ जो है, 7th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मैथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा 3D स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते हैं, ओके। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब NMR, इससे तो पता करते हैं भाई। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोप, अच्छा ये तो यही हो गया। फिर तो फ्लोरेसेंस से तो हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस से तो हम उसका क्या वो पर्टिकुलर लोकेशन पता करते हैं, कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है ये पता करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या बता रहा है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इससे 3D स्ट्रक्चर बताते हैं। फोर्थ वाला अभी हमने पढ़ के आया कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे भी हम 3D स्ट्रक्चर पता करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। फ्लोरेसेंस से हम पता नहीं करते, क्योंकि इससे हम क्या पता कर लेते हैं, मेनली इससे हम लोकेशन या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पता कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन प्रोटीन या फिर कोई भी बायोमोलिक्यूल है वो पता कर लेते
हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब अगला देखो, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का किसके थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जाता। अगर आपने मेथड पढ़ी है तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है, ठीक है। माल्डी आपने सुना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड टेक्निक होती है ये, इसमें सैंपल को मैट्रिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है और फिर जो है उसमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इससे तो कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इससे भी हम पता कर लेते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला हमें मतलब पहले मिल रहा है या बाद में मिल रहा है, इससे हम पता कर लेते हैं। क्रोमेटोफोकसिंग, इससे पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एसडीएस पेज से हम पता कर सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एसडीएस पेज में हम क्या करते हैं, एसडीएस पेज में हम जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मूव कराते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, ओके। एसडीएस क्या है, सोडियम ड्यूटेकाइल सल्फेट एक डिटर्जेंट है, और उस डिटर्जेंट, ऐसा डिटर्जेंट जो कि निगेटिव चार्ज प्रोटीन को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है क्या कहता है देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेल सस्पेंशन ऑफ इश्रिकिया कोलाई, ठीक है, सेक्रोमाइसिस cerevisiae, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी ऑल हैव द सेम ऑप्टिकल डेंसिटी 600 nm पे है 0.5, अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी सबकी सेम है। विच सेल सस्पेंशन वुड हैव द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, अच्छा ठीक है। तो देखो एक बात तो याद रख लो कि जब भी कोई सेल का साइज जो है ज़्यादा होता है तो हमेशा जो उसकी नंबर होगी बेटा वो कम होगी भाई। साइज ज़्यादा नंबर कम, और साइज अगर कम तो नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो याद रख लो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे छोटा है। एक बात तो आपके दिमाग में आ रही होगी, माइकोप्लाज्मा जो है, तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी होता है, उसकी जो डायमीटर होती है वो सबसे कम होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसकी होती है शायद 130 से 145 करीब इतनी होती है इसकी। जो माइकोप्लाज्मा है मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइकोप्लाज्मा की जो डायामीटर है वो है कितनी, इधर लिखते हैं, 130 से करीब 145-47 इतनी मान लो, ठीक है, इतनी करीब होती है क्या, एनएम, नैनोमीटर में होती है, ठीक। ये सबसे छोटा माना जाता है। सेक्रोमाइसिस, इश्रिकिया कोलाई जो होती है, इश्रिकिया कोलाई की कितनी होती है मालूम, इश्रिकिया कोलाई की होती है लगभग 1 to 2 म्यूएम, ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की कितनी होती है, इसकी लगभग होती है 0.5 से 1.5, इसकी कितनी होती है 0.5 से 1.5 अप्रॉक्सीमेट इतनी, म्यू एम की बात बोल रही हूँ मैं, म्यू एम, ठीक है। जो सेक्रोमाइसिस cerevisiae होती है, सेक्रोमाइसिस cerevisiae, ये लार्जेस्ट होती है, लार्ज होती है, साइज का ज़्यादा होता है। इसमें ये जो सेक्रोमाइसिस cerevisiae होती है इसकी लगभग होती है 5 to 10 म्यू एम, कितनी होती है 5 to 10, कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं 5 से 10 म्यू एम, ठीक है, ओके। तो अगर ये पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सेल, तो मिनिमम पहले कौन सी होगी, मैक्सिमम बाद में है, रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो मिनिमम किस में होगी कि जिसमें साइज बड़ी होगी, तो साइज बड़ी किस में है, साइज बड़ी है सेक्रोमाइसिस cerevisiae, साइज बड़ी है सेक्रोमाइसिस cerevisiae, और साइज छोटी किसकी है, माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए होता है, या आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FTIR। देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल, ESI स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल। और यूवी विजिबल तो आप जानते ही हैं, मैंने कल आपको अच्छे से लिखवाया था कि कौन सी रेज जो है वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज उसमें करती हैं, ठीक है ना।
तो ये जो ESR जो होती है वो किसके लिए होती है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फाइंड करने के लिए होती है, स्पीशीज फाइंड करने के लिए होती है, याद रख लेना इसको, ठीक है। ओके, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बता ही देता है, तो को मालूम है, लिख लो इसको। जो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किसके लिए होती है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। याद रखना इसको। अगला है 11th क्वेश्चन, क्या कहता है, द एब्जॉर्बेंस 260 ऑफ प्लाज्मेट सॉल्यूशन आफ्टर 100-fold डाइल्यूशन इज 0.2, कितना है 0.2 है। गिवन दैट द A260 of 1 represent 50 microgram per ml of DNA and the total volume of isolated plasmate solution is 50 μl, what will be the concentration and the amount respectively of the isolated plasmate। तो इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम जो 260 nm पे जो एब्जॉर्बेंस देखते हैं और जिसका एब्जॉर्बेंस 1 होना चाहिए, ठीक है, और उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है DNA की वो कितनी होती है 50 माइक्रोग्राम पर ml। अगर हम 1 के लिए बात करते हैं तब ऑप्टिकल डेंसिटी अगर 1 है तो हम बात करेंगे 50 माइक्रोग्राम पर ml DNA की कंसंट्रेशन होगी। तो अगर 0.2 है तो क्या होगा 50 इंटू 0.2 हो जाएगा, तो कितना ml कितना DNA का अमाउंट हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम पर ml इसका हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या है, देखो पहले लिख लो इस चीज़ को लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे, कि यहाँ पर सेकंड जो 11th क्वेश्चन है वो ये दे रहा है, चाहे अगला पेज ले लेते हैं अपन, अगला पेज ले लो, अगला पेज क्या दे रखा है इसमें, देखो मैंने क्या बोला कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 होती है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो 1 हो, तो जो अमाउंट होगी DNA की, अमाउंट ऑफ जो DNA होगा वो कितना होगा 50 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। अगर 0.2 दे रखा है कितना दे रखा है 0.2 ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.2, तो कितना हो गया हमारे पास 10 माइक्रोग्राम पर ml DNA हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया कितना 100-fold डाइल्यूशन किया गया है, तो DNA क्या कितना हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ DNA हो कितना हो जाएगा 10 इंटू 100, मतलब टोटल कितना है 1000 माइक्रोग्राम पर ml। तुम 1000 लिखोगे माइक्रोग्राम पर ml और तुमको किसमें ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन में ऑप्शन तुम देखोगे, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन में कितने माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर पूछा है, तो अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो जब आप चेंज करोगे तो इसको कैसे चेंज करोगे, देखो चेंज करने के लिए आपके पास 1000 माइक्रोग्राम है पर ml है ना, तो आप इसको माइक्रोलीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1000 से इंटू करोगे, तो पर 1000 माइक्रोलीटर, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, आंसर सीधा 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब 1 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के पास 1 माइक्रोग्राम DNA है, तो 50 माइक्रोलीटर सोल्यूशन के पास कितना DNA होगा 1 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। देखो अगर प्लेस हमारे पास कितनी है, एक और प्लेस लेना पड़ेगा। देखो मैंने बोला कि अगर आपके पास 1 माइक्रोलीटर ऑफ सोल्यूशन है, 1 माइक्रोलीटर ऑफ सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में आपके पास जो DNA की अमाउंट है वो कितनी है 1 माइक्रोग्राम DNA है आपके पास, तो अगर 50 माइक्रोलीटर ऑफ सोल्यूशन है तो आपके पास DNA की अमाउंट कितनी होगी 1 इंटू 50, तो 50 माइक्रोग्राम हो गया DNA का अमाउंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर जो होती है इसकी DNA हो जाएगी और जो आइसोलेटेड प्लाज्मेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 माइक्रोग्राम, ठीक है। अगला सवाल समझ में आ गया ना इसका,
जो डीएनए की अमाउंट कितनी होगी 1 माइक्रोग्राम, और हाँ, और जो प्लाज्मिड है उसकी कितनी हो गई 50। अगला देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन इज एब्जॉर्बेंस है 540 nm पे 0.2 विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर ml। मैक्सिमम नंबर पूछा है तो जाहिर सी बात है जिसकी साइज कम होगी मैक्सिमम नंबर उसका ही होगा। अभी पढ़ के आए हैं, आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। सवाल देखो 13 क्वेश्चन क्या बताता है Consider that you have collected X-ray diffraction data on the 3 different protein crystal referred to as protein A, B, C. Data set for crystal A has the best diffraction spot at 8 angstrom, B at 5 angstrom, C has the best diffraction at 3 angstrom. Which data set is likely to yield a higher resolution crystal structure? कौन सा डेटा सेट जो है हायर रेजोल्यूशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ होगा? तो देखो ध्यान से, पहले तो रिजोल्यूशन के बारे में समझो। रिजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रिजोल्यूशन? देखो याद रखो रिजोल्यूशन क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल लैटिस है, वो क्रिस्टल लैटिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है, वो छोटी से छोटी डिस्टेंस को अगर अच्छे से पता किया जा सकता है, अच्छे से हम डिफ्रैक्ट कर सकते, उसके डिफ्रैक्शन को अच्छे से पता कर सकते हैं, तो वही उसका रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जितना कम डिस्टेंस को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि डिस्टेंस 3 दे रखी है, 1 दे रखी 8, 1 दे रखी 5 और 1 दे रखी 3, तो जो सबसे कम डिस्टेंस पे अच्छा रेजोल्यूशन दे सकता है उसमें जो है हाई रेजोल्यूशन होगा, याद रखना। तो सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, 3 एंगस्ट्रॉम पे अच्छा बेस्ट डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो द यूटिलिटी ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी टू डायग्नोस ट्यूमर इज बेस्ड ऑन ठीक है, तो किस पे बेस्ड है, अपटेक ऑफ 2-fluoro-2-deoxyfructose, अपटेक ऑफ 2-fluoro-2-deoxyglucose, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HI1, और डिटेक्शन ऑफ हाइपोक्सिया बाय पाइमोनिडाजोल। ठीक है, पाइमोनिडाजोल। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका कि जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होती है वो उसमें जो ट्यूमर डायग्नोसिस होता है किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखना वो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HIF1 पे बेस्ड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग टेक्निक इज नॉन इन्वेजिव, कौन सी टेक्निक नॉन इन्वेजिव है, तो याद रखो जो अल्ट्रासाउंड जो इमेजिंग टेक्निक होती है वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है। ठीक है, जो सोनोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, क्योंकि इसको हम रियल टाइम में जो है कैप्चर करते हैं। ओके, तो आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड रेडियो ओपैक डाई, कौन सी डाई हम फ्रिक्वेंटली रेडियो ओपैक डाई कौन सी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हम अच्छे से यूज़ करते हैं। अगला सवाल है 17th क्वेश्चन, कंसीडर दैट द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड आर बीइंग एनालाइज्ड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने पढ़ी होगी। दीज जो पेप्टाइड आर जनरेटेड बाय द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस इन द मैमेलियन सेल्स एंड इट हैज अंडरगोन ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन and acetylation. What will be the expected positioning of the spectra corresponding to these peptides, smaller to larger हमको लगाना है। तो देखो इसमें सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है इसका। आपको देखो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले एक काम करो, देखो यहाँ पर कितने अमीनो एसिड उनको लिख लो। आपके पास क्या है, देखो थ्रियोनिन है आपके पास, अलग अलग लिख लो पहले, फिर आपको ईजी हो जाएगा सब कुछ करने में। आर्जिनिन है आपके पास, एस्पराजीन है आपके पास, सेरीन है आपके पास, ये सबसे इजी मेथड आपको बता रही हूँ मैं। लाइसिन है आपके पास, ठीक है, और क्या है आपके पास, लाइसिन है, एस्पराजीन है, थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन हो गया, एस्पराजीन, लाइसिन, सेरीन, यही है कुल मिला के सारे। ठीक है, थ्रियोनिन का देखो, जो थ्रियोनिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 119 होता है। ठीक है, जो आर्जिनिन का होता है वो होता है 174, एस्पराजीन का होता है बेटा 132। ठीक है, जो सेरीन होता है उसका होता है 105, और बचा कौन सा तुम्हारा, लाइसिन, जो लाइसिन होता है उसका होता है 146।
अब आपका ये काम है, आपको इजी हो जाएगा, आपको इतना पता चल गया है, तो आपका ये काम है कि आप इन सब में इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। स्मॉल से लेकर लार्ज पूछा है, तो स्मॉल से लेकर लार्ज में कौन सा सीक्वेंस बैठ रहा है ये आपको फाइंड करना है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकेंड वाला आपका आंसर होगा, लेकिन जब आपको इनके मॉलिक्यूलर वेट पता चल गए हैं, आप सबके अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट रख के देखो, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा और उसको अरेंज कर दो स्मॉल से लेकर लार्ज, तो आपका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे इसको, आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18th। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaDH सॉल्यूशन हुज एब्जॉर्बेंस 340 nm, 0.8 ऑप्टिकल डेंसिटी, पाथ लेंथ कितना देगा 10 मिलीमीटर सॉरी। NaDH मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दे रखा है इस 340 nm पे दे रखा है कितना 6220, इतना दे रखा है इसका। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हम हमेशा लगाते हैं। कौन सा वाला? बियर लैम्बर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है, A=ECL लगा लो फॉर्मूला सीधे सीधे। ECL एब्जॉर्बेंस कितना दे रखा है अपने पास 0.8 है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है 6220 है, पाथ लेंथ हमारे पास सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर आ गई है। अगर आपको 10 मिलीमीटर आप करेंगे तो आप 1 सेंटीमीटर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालनी है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा। कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला जब ये है ना, कौन सा फॉर्मूला है ECL, तो जो E और L है नीचे की तरफ चला जाएगा डाउनवर्ड, तो A बाई, देखो मैं जानती हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगी। एक तो ये सिस्टम पे इतनी अच्छी राइटिंग आती नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि और क्लियर रखूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूँगी। एब्जॉर्बेंस कितना दे रखा है, रख दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, 0.86220 इंटू 1, सीधा सीधा आपका जो आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। देखो इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 128.61 μm, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर एनी मॉलिक्यूल विद नाइट्रोजन एटम N/2 द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेट्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिवन बाय। तो ये हमें ये रटने वाला खेल है, याद रख लो हमेशा 3n-6 से होता है। 3n-5 कब होता है? जब मॉलिक्यूल कैसा हो, लीनियर हो, जब मॉलिक्यूल कैसा हो, लीनियर हो, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलो याद रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एन अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन की जाती है? तो इसको याद रख लो हमेशा, जब भी हम ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं भाई ध्यान दो, सर्कुलर डाइक्रोजम अपने दिमाग में रखो सदैव के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 20 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, या आपको लग रहा है कि मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो उस क्वेश्चन को मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा बता दीजिए, तो मैं फिर से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। होप कि जितने भी लोग मन से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।